जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि कौशाम्बी 50 साल पीछे चला गया, 100 साल पीछे चला गया, हम विधायक नहीं बने। भाई विधायक नहीं बने लेकिन सरकार में तो है, डिप्टी सीएम वो है, उनकी गवर्नमेंट है, केंद्र में उनकी गवर्नमेंट है, कैसे कौशाम्बी पीछे चला गया? जिस तरह से बेरोजगारी चरम पर है, अपराध चरम पर है और रोजगार खत्म हो गया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे कर उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार बनाने का काम किया था। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर नेता और हर दल उत्तर प्रदेश के जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसी के तहत आज हमारे साथ कौशाम्बी जिले के सिराथू से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी आनंद मोहन पटेल जी हैं। आज मैं आनंद मोहन पटेल जी से कौशाम्बी के मुद्दों पर और साथ में जो है उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर और चायल के भी मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर बातचीत करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग नेता है, बहुत ही जो है मिलनसार नेता है। आइए देर न करते हुए मैं आपकी मुलाकात आनंद मोहन पटेल से कराता हूँ। आनंद सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का 2027 में चुनाव होगा विधानसभा का, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? धन्यवाद मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है। 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से बेरोजगारी चरम पर है, अपराध चरम पर है और रोजगार खत्म हो गया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे कर उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार बनाने का काम किया था, लगातार योजनाएं धरातल पर लागू नहीं हुई, देश का जो बजट है लगातार बढ़ता जा रहा है और आम आदमी पे लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो देश पर 54 लाख करोड़ का कर्ज था। आज की तारीख में 243 लाख करोड़ का कर्ज हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक पर आ गया है। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। नहीं, अभी तो बजट आया उत्तर प्रदेश का, वो कहते हैं कि बिना किसी टैक्स को बढ़ाए, बिना बिजली का बिल बढ़ाए हमने जो 9,12 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। ये बजट झूठा है। माननीय मोदी जी जिस तरह से जुमले वाली बात किया करते हैं उसी तरह जुमलेवादी बजट है ये। योगी ने भी जुमला ही फेंका है। योगी जी ने भी जुमला ही फेंका है। वो तो कहते हैं 9 लाख लोगों को हमने नौकरियां दी हैं। आज की तारीख में जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरियां दी जा रही हैं, जिस तरह से संविदा पे नौकरियां दी जा रही हैं, जिस तरह से अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, बाप सर्विस कर रहा है, बेटा 4 साल बाद रिटायर होकर घर आ जाएगा, तो उसका क्या भविष्य होगा? 20% तो उसको जो पुलिस में शायद ये सब इनके झूठे वादे हैं। ये जनता को गुमराह करने की इनकी साजिश है। अच्छा, एक चीज और बताइए नेताजी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त है, सब लोग अपने को प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं जब सपा की सरकार थी तो गुंडों को और माफियाओं को संरक्षण मिलता था। इससे कितना सहमत है आनंद मोहन पटेल? अभी आपने देखा जिस तरह से माननीय योगी जी कहा करते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। अभी जिस तरह से चित्रकूट में एक व्यापारी के बेटे का अपहरण कर हत्या कर दी जाती है, पूरे प्रदेश में अपराध चरम पर है। केवल योगी जी के ही गुंडे सुरक्षित हैं, योगी जी के ही स्वजाती लोग सुरक्षित हैं, बाकी आम जनमानस पूर्ण रूप से पीड़ित है और बलात्कार सहित अनेक घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। आपको लगता है कि इसमें भी भेदभाव होता है, किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है? निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को जो ज्वाइन कर लेगा वो पाक साफ हो जाता है। जैसे आप जानते हैं भाजपा रूपी डिटर्जेंट पाउडर जो चला था, उस मशीन में जो जाएगा वो धुल जाएगा, बाकी लोग अपराधी रहेंगे। और आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी तादाद में अन्याय अत्याचार करने का काम कर रहे हैं और माननीय योगी जी के स्वजाती गुंडे कुछ ज्यादा हैं। अच्छा, मतलब कि एक वर्ग को जो ज्यादा प्रश्रय मिला। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। वो भी भ्रष्टाचार पर भी कहते हैं, पहले बहुत भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो योगी जी के समय में बढ़ा है। आज की तारीख में थाने बिक रहे हैं, तहसीलें बिक रही हैं, लगातार आम जनमानस परेशान है। किसी को अगर खाते में नाम दर्ज कराना है उसके लिए पैसा मांगा जा रहा है। अभी आपने देखा पूर्व में कई लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, कई बाबू पकड़े गए, कई लेखपाल पकड़े गए, कई अमीन पकड़े गए, कई तहसीलदार पकड़े गए, थाना प्रभारी पकड़े गए। ये तो उत्तर प्रदेश आज की तारीख में माननीय योगी जी के नेतृत्व में लूट का केंद्र बन चुका है। अच्छा सर, 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो समाजवादी पार्टी को सफलता मिली थी
संविधान बचाओ, आरक्षण खत्म होगा, ये मुद्दा बनाया था और पीडीए का सहारा लिया था। क्या लगता है 2027 में पीडीए कितना मजबूत है? 2024 में आम जनमानस ने देखा कि उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी जी सहित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आग में झोंकने का काम किया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर था, संविधान की रक्षा नहीं हो रही थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, वोट के अधिकार की रक्षा नहीं हो रही थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश के आम जनमानस ने, पीडीए के साथ साथ आम जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम किया है। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि 2027 में पीडीए कितना जो है मजबूत होगा। जिस तरह से 2024 में आपको अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले थे, हम लोग जानते थे कि अप्रत्याशित नहीं आएंगे। हम लोगों को मालूम था कि हम 50 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का काम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव आयोग और प्रशासन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम किया, उसका नतीजा ये रहा कि हम लोग 44 सांसद उत्तर प्रदेश बना पाए। और 44 सांसद बनाने का मतलब है उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जिस तरीके से ध्रुवीकरण की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और दो खेमों में बांटती है कि 80 और 20% की बात करती है और कहती है समाजवादी पार्टी जो है नमाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम समाज को प्रश्रय देती है, इससे कैसे तो भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करने का काम करती है। चाहे पीडीए के साथी हो, चाहे बैकवर्ड के साथी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के साथी हो, उनको गुमराह करने का काम करती है। अभी आपने देखा, एक तरफ से यूजीसी कानून लागू करने का काम करते हैं और दूसरी तरफ कोर्ट के माध्यम से उसको स्टे कराने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति आम जनमानस समझ चुका है और 2027 में इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। लगता है कि 2027 में सीएम निसंदेह समाजवादी पार्टी के शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। भरोसा है? बिल्कुल निसंदेह। ध्रुवीकरण करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आम जनमानस समझ चुका है, आम जनमानस पीड़ित है, सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पीड़ित है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये साथ में रहेगा। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ ब्राह्मण समाज भी पीड़ित है। सर्व समाज के लोग इनके गुंडे माफियाओं से पीड़ित है। अच्छा सर, आप तो बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़े थे, विधायक बनते बनते आप रह गए थे, अब आप समाजवादी पार्टी में हैं। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति और समाजवादी पार्टी की राजनीति में क्या डिफरेंट आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने शुरुआत में सरकार तो बढ़िया चलाई, लेकिन बाद में सामंतवादियों के हाथ खेलकर 2012 में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मनी माफिया का जोर आने लगा, उसी में बहन मायावती जी का ग्राफ डाउन हुआ और जो बहुजन समाज पार्टी टॉप की पार्टी थी, फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनाई थी, वो 20 और 0 सीटों पे आ गई है। आज तो एक ही विधायक है उनके पास, आज केवल एक विधायक है, उमा शंकर। आप तो वरिष्ठ नेता रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी में 11 साल जिला अध्यक्ष रहे और अन्य बड़े पदों पर भी रहे। अगर अब तो बहुजन समाज पार्टी अपने को सरवाइव करने जा रही है, किसी दिन बहन जी का फोन आए, अरे आनंद मोहन जी पुराने साथी कहाँ है, आ जाइए, क्या स्टेप होगा? देखिए, आनंद मोहन समाजवादी पार्टी के शानदार नेता इंजी सरोज जी को बहन मायावती जी ने पार्टी से निकाला था और हम लोग इंजी सरोज के सिपाही थे। कौशाम्बी जनपद में इंजी सरोज जी ने डेवलप करने का काम किया था। कौशाम्बी का चौमुखी विकास आज जो दिखाई दे रहा है वो माननीय इंजी सरोज जी की देन है और इंजी सरोज की बदौलत कौशाम्बी में बहुजन समाज पार्टी 100% रिजल्ट देती थी। अच्छा, क्या इंजी सरोज का योगदान रहेगा कि समाजवादी पार्टी तीनों सीट जीतेगी? इंजी सरोज जी की ही बदौलत समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंजी सरोज की कार्यशैली की बदौलत तीनों सीटें हम लोगों ने 2022 में जीतने का काम किया था। और निसंदेह इंजी सरोज जी कौशाम्बी के बड़े नेता हैं और कौशाम्बी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी सर्व समाज पे माननीय इंजी सरोज जी की अच्छी पकड़ है। कहने का मतलब इंजी सरोज जी जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वही प्रत्याशी होगा। ये तो हमारे आदरणीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हमारे शानदार नेता हैं, उन्होंने अभी 2022 में हम लोगों को निर्देश किया कि आनंद जी गठबंधन में सीट गई है, हम पल्लवी पटेल जी को लड़ाएंगे। हमने कहा हमारे आप नेता हैं, आप पल्लवी पटेल जी को लड़ाइए, हम लोग लग के जिताने का काम करेंगे और हम लोगों ने लग के जिताने का काम किया। अब 2027 आ रहा है, 2027 में भी हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो फैसला लेंगे और माननीय इंजी सरोज जी जो फैसला लेंगे वो हम लोगों को मान्य होगा। अच्छा, एक बात बताइए आप, डॉक्टर पल्लवी पटेल पर तो मेरा अगला सवाल रहेगा, लेकिन इसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आज सिराथू विधानसभा की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं सिराथू विधानसभा? देखिए, सिराथू विधानसभा में
अभी आप सुन चुके हैं जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि कौशाम्बी 50 साल पीछे चला गया, 100 साल पीछे चला गया, हम विधायक नहीं बने। भाई विधायक नहीं बने लेकिन सरकार में तो है, डिप्टी सीएम वो है, उनकी गवर्नमेंट है, केंद्र में उनकी गवर्नमेंट है, कैसे कौशाम्बी पीछे चला गया? भाई अगर पल्लवी पटेल जी वहां से एमएलए हैं तो 1 लाख वोट तो आपको जनता ने दिया है ना, 1 लाख वोट के तो 1 लाख जनता के प्रतिनिधि आपको डेवलपमेंट करना चाहिए था। आपको किसने रोका? आप डिप्टी सीएम हैं, आपको विकास करने से किसने रोका है? आपको विकास करना चाहिए था। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 के बाद से रोना रोती रहती है कि नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, देश यहाँ बेच दिया, ये किया वो किया, लेकिन किया तो इन्होंने है। 2014 के बाद से आप देख रहे हैं आज की तारीख में हमारे देश में अडानी, अंबानी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा बाकी कोई नहीं दिखाई देता। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से जल जीवन मिशन के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में लूट मची हुई है। आप गांव में चले जाइए, गांव में एक भी टंकी नहीं चल रही है, गांव में पतले पतले पाइप लगा दिए हैं, वो सब फट गए हैं और बड़ी बुरी स्थिति में हमारे ग्रामीण लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जल जीवन मिशन के तहत तो सबको जो पानी देने का इनका लक्ष्य है। जल जीवन मिशन की टंकियां आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा किस तरह से फट फट के गिर रही हैं। और हमें लगता है जल जीवन मिशन के तहत टंकी बनाने का पूरा बजट निकल चुका है, लेकिन टंकियां अभी भी कहीं किसी भी गांव में मूर्त रूप नहीं ले पाई है और कहीं पानी गांव आम जनमानस को नहीं मिल रहा है। मतलब इसमें भ्रष्टाचार हुआ, बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। इसीलिए बीजेपी के एक विधायक ने खुद ही मंत्री को रोक लिया था। अब बीजेपी के विधायक एक नहीं कई के विधायक लगातार धरना दे रहे हैं, उनको जनता दौड़ा रही है, उनको जनता दौड़ा रही है। उनको लग रहा है कि 2027 में जनता हमें सबक सिखाने का काम करेगी, इसलिए अब वो उल्टी चाल चलकर अपने ही नेताओं को भ्रष्टाचार का आरोपी बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ नेताजी, मेरा मुद्दा वही था कि सिराथू की क्या समस्या है? सिराथू में आम जनमानस में समस्या है। देखिए पल्लवी पटेल जी एमएलए तो बन गई, लेकिन आम जनमानस को उन्होंने देखने का काम नहीं किया। मतलब वर्तमान विधायक ने किसी के साथ न्याय नहीं किया, उसको नकारा नहीं जा सकता। ये तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कौशाम्बी के आम जनमानस को, कौशाम्बी की जनता को और कौशाम्बी लोकसभा की जनता को कि हमारे देश के सबसे नवयुवा को सांसद बनाने का काम कौशाम्बी के लोगों ने किया है। और जब से पुष्पेंद्र सरोज जी सांसद बने हैं तब से कौशाम्बी जनपद के जन समस्याओं के लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं और पुष्पेंद्र सरोज जी के नेतृत्व में हम लोग जन सुनवाई लगाने का काम किया करते हैं। पूर्व में आपने देखा भी होगा कि हम लोगों ने चाहे सर्किट हाउस सयारा हो, चाहे मंजनपुर हो, चाहे पार्टी कार्यालय हो, चाहे चायल हो, तीनों विधानसभाओं में, यहाँ तक कि कुंडा बाबागंज में भी पुष्पेंद्र सरोज जी के नेतृत्व में हम लोग जन सुनवाई लगाने का काम किया करते हैं और लोगों की समस्याओं का प्रयास करते हैं कि 90% 100% निदान हो। लेकिन क्योंकि उनके लोग बैठे हैं, आज की तारीख में जिस तरह से लूट का आलम मचा हुआ है, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, अधिकारी जितना सुना सकते हैं सुनते हैं, नहीं सुनते। अच्छा नेताजी, आपको क्या लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, कौशाम्बी के रहने वाले हैं, सिराथू के वो मेन रूप से रहने वाले हैं, उनका जो है 2 बार टर्म हो चुका है डिप्टी सीएम रहते हुए, कौशाम्बी के लिए क्या योगदान है? कुछ याद करने लायक है? केशव प्रसाद मौर्य जी का मेरा जान ही रहे 2012 में चुनाव हुआ था। हाँ, आप उनके प्रतियोगी थे। और केशव प्रसाद मौर्य जी से मैं थोड़े वोटों से लूज कर गया था। हाँ। केशव प्रसाद मौर्य जी ने उस चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम करके और कई गांव में दंगा कराने का काम किया था। आपने देखा था उस कार्यकाल में एक ननमई गांव हुआ करता था, वहां दंगा कराने का काम किया था, एक नारा में दंगा कराने का काम किया था, एक औरैनी में दंगा कराने का काम किया था, कई जगह दंगा कराने का काम किया था, हिंदू मुस्लिम कराने का काम किया था, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया था। उसी वजह से हम 4000-5000 वोटों से चुनाव केशव मौर्य जी से लूज कर गए थे। और केशव मौर्य जी ने विकास के नाम पर बहुत कुछ करने का काम नहीं किया। ऐसा कोई काम नहीं है जो केशव मौर्य जी गिना सके कि हमने सिराथू की धरती में या कौशाम्बी की धरती में ये काम करने काम किया। हाँ, केशव मौर्य जी ने एक काम किया है, कौशाम्बी जनपद में मेडिकल कॉलेज ले आए हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज लाए हैं, मेडिकल कॉलेज लाने से कौशाम्बी की जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाया था तो उसके साथ साथ 500 बेड का उनको हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, जिससे आम जनमानस को उसका लाभ मिलता। ये बौद्ध स्थली है कौशाम्बी, तीर्थ स्थल है बौद्ध जी का, और पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो सकता था।
आखिर नहीं विकसित हुआ, इसके लिए आप किसकी कमी मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश में सरकार है। उसके पहले सपा की भी, उसके बसपा पहले की भी रही है। बसपा की सरकार में आप कौशाम्बी जनपद नया जिला था, 95 में जिला बनाया गया, फिर 97 में जिले को नया मूर्त रूप दिया गया, और जिला बनने के बाद जो डेवलपमेंट कौशाम्बी का हुआ वो आप देख रहे हैं माननीय इंजीनियर सरोज जी के नेतृत्व में हुआ है। बहन मायावती जी की सरकार थी और उस कार्यकाल में बहुत बेहतर काम होता था, और माननीय इंजीनियर सरोज जी उसमें बड़े मंत्री थे, और माननीय इंजीनियर सरोज जी हर विभाग से विकास का पैसा लाकर ये कौशाम्बी जनपद को डेवलपमेंट करने का काम किए हैं। आज आप देख लीजिए, कौशाम्बी में चाहे कलेक्ट्रेट देख लीजिए, चाहे पुलिस लाइन देख लीजिए, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज देख लीजिए, चाहे महाविद्यालय देख लीजिए, चाहे बिजली विभाग की तमाम पावर हाउस देख लीजिए, चाहे जितनी योजनाएं हैं वो माननीय इंजीनियर सरोज जी ने धरातल पर लाकर मूर्त रूप देने का काम किया था। ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार में माननीय इंजीनियर सरोज जी ने किया। अरे सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान विधायक पल्लवी पटेल हैं, वो तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी की विधायक है। 2027 में लगता है कि उनकी जगह आनंद मोहन पटेल जी लड़ेंगे चुनाव। देखिए, वो तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो आदेश आएगा, हम लोग अपने नेता के आदेश को मानने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, और लगातार हम लोग अपने नेता के आदेश पर ही आम जनमानस के भी संघर्ष करते रहते हैं। नहीं, डॉक्टर पल्लवी पटेल ने क्या 5 साल में जो अपेक्षा थी लोगों को वो काम कर पाएंगी? अब डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का डॉक्टर पल्लवी पटेल जी जाने, मनोज जी, हम उन पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन यह है कि पल्लवी पटेल जी, अभी लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था, और पल्लवी पटेल जी हमारी पार्टी के एमएलए थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी से कैंडिडेट लगाने का काम किया था, और उनके कैंडिडेट को सिराथू विधानसभा में 1000 वोट मिली थी। इससे आप समझ सकते हैं कि किसका क्या ग्राफ है। 1000 वोट उनका प्रत्याशी था, 1000 वोट उनका, जबकि वहाँ की वर्तमान विधायक वर्तमान एमएलए थी। आजकल तो बहुत जो है जूझ रही है, बहुत मीडिया में आ रही है, वो प्रदर्शन भी कर रही है। नहीं लगता कि जनता में आजकल वो, अब उन पर बहुत टिप्पणी हमसे न कराइए मनोज जी। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं नेताजी, आप ये बताइए SIR के तहत सिराथू में कितने वोट कम हुए हैं और इसका क्या फर्क पड़ेगा? SIR के तहत सिराथू ही नहीं, जनपद कौशाम्बी में लगभग सिराथू में 67,000 वोट कटे, 66,000 वोट मंझनपुर में कटे, लगभग 80,000 वोट चायल में कटे। तीनों विधानसभाओं में लगभग 2 लाख वोट कटे हैं, और 2 लाख वोट कटे हैं, और उसके बाद नो मैपिंग के माध्यम से भी लगभग 1 लाख वोट तीनों विधानसभाओं में, 1 लाख नहीं तो 80,000 70,000 वोट नो मैपिंग माध्यम से भी काटे जा रहे हैं। तो नियर अबाउट लगभग 270 275 के आसपास वोट काटी जा रहे हैं तीनों विधानसभाओं में। और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार भी आयोग के साथ मिलकर साजिश करने का काम कर रही है। अभी आपने देखा पूरे प्रदेश में प्रारूप 7 के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नाम काटने की साजिश की जा रही है। कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश कार्यालय से फॉर्म भरा कर, बाकायदे वोटर लिस्ट उसमें वहां से छांटकर नाम भरा कर, और उसको डायरेक्ट अपने BLA के पास भेज रहे हैं, और BLO के पास जमा कर रहे थे। प्रत्येक गांव में लगभग 60 से 70 वोट ये कटवाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि वो मतदाता कम हो जाए और हमारी सरकार बन जाए। लेकिन आम जनमानस समझ चुका है। हम लोगों ने भी DM और SDM के माध्यम से, माननीय अपने सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी के माध्यम से अपनी बातें अधिकारियों के पास रखने का काम किया है, और प्रयास किया है कि एक भी नाम ना कटे, और हम लोग अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहेंगे कि एक भी नाम नहीं कटने देंगे। SIR के द्वारा गलत नाम ना कटे, SIR द्वारा गलत नाम ना। समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार, पूर्ण रूप से तैयार है। नेताजी, एक चीज और बताइए, आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी दावेदारी चायल विधानसभा से भी है, और चायल में भी लोग कहते हैं कि आनंद मोहन पटेल सिराथू या चायल इन दोनों में से कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या इसमें कितना दम? अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था जी। हम ऐसे भी मनोज जी पूरे जिले में काम करते हैं, मंझन विधानसभा में भी काम करते हैं, चायल में भी काम करते हैं, सिराथू में भी काम करते हैं। लगातार आम जनमानस के सुख दुख में खड़े रहते हैं, और जहां जिनको जो आवश्यकता होती है माननीय इंजीनियर सरोज जी के माध्यम से, पुष्पेंद्र सरोज जी के माध्यम से, और स्वतः अधिकारियों से वार्ता कर लोगों की समस्याओं का निदान किया करते हैं। बाकी हमारे नेता का काम है। अभी लोकसभा के चुनाव में हमने चायल और सिराथू दोनों विधानसभाओं का नेतृत्व करने का काम किया था, और दोनों विधानसभाओं में हमें 1 लाख प्लस वोट मिली है लोकसभा के चुनाव में, और ये हमारे लिए बेहतर भविष्य की तैयारी है। और 2027 में हमें आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए हमारे नेता का जो भी निर्देश आएगा वो हम लोग करने को तैयार हैं।
चाहे चाहे या चाहे सिराथू, हमारे नेता का जो निर्देश आएगा वो करेंगे। हमारे नेता सर्वोपरि हैं, उनका आदेश सर्वोपरि है, हम सर्वोपरि नहीं है। अच्छा नेताजी, आनंद मोहन पटेल का सिराथू विधानसभा में क्या समीकरण है? आनंद मोहन पटेल एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। जी जी जी। और कार्यकर्ता की तरह आनंद मोहन पटेल काम करता रहता है। और रही बात समीकरण की, तो समीकरण हमारे नेता बेहतर जानते हैं, हम उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहते। अच्छा, अगर आपको सिराथू की जनता जो है मौका देती है, अपना विधायक बनाती है, तो आनंद मोहन पटेल पहला काम क्या करेंगे? चाहे सिराथू दोनों की जनता में अगर विधायक बना, आनंद मोहन पटेल लगातार वर्कर के बीच में जिस तरह से खड़ा रहता है उसी तरह से खड़ा रहेगा। और जहां से हमें अगर हमारे नेता एमएलए बना देंगे तो हम लोग चौमुखी विकास करेंगे। और हम लोग ऐसे भी लगातार जनता के बीच में काम करते रहते, जनता की समस्याओं का निदान कराते हैं। अच्छा, मेरा एक फायर राउंड चालू होगा, मैं नेता का नाम लूंगा और उस पर आपको जो है एक टिप्पणी करनी है छोटी सी, और आप जो भी आपके दिमाग में पहले आएगा टिप्पणी करनी। केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम तो है, लेकिन विकास के मामले शून्य है। डॉक्टर पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के से एमएलए तो है, लेकिन उनका ग्राफ बहुत अच्छा नहीं रहा है। आशीष पटेल। आशीष पटेल जी से मेरा बहुत संपर्क नहीं है। पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज आज की तारीख में देश के नवयुवा सांसद हैं और बेहतर सोच के आधार पर कौशाम्बी का चौमुखी विकास किया जा रहा है। मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, बेहतर मुख्यमंत्री थी, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को सामंतवादियों के हाथ गिरवी रखकर बहुजन समाज पार्टी को समाप्त करने का काम किया। योगी आदित्यनाथ जी जुमलेवादी पार्टी के नेता हैं और आज की तारीख में जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बने हैं, विकास छोड़िए उत्तर प्रदेश विनाश की ओर जा रहा है। सबसे सफल मुख्यमंत्री आज तक कौन हुआ? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास करने का काम किया था। आपने देखा जिस तरह से गोमती रिवर फ्रंट हो, चाहे आम जनमानस की योजनाएं हो, चाहे 100 नंबर चलती थी, 112 नंबर चलती थी, तमाम योजनाएं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को देने का काम किया था। और यहाँ तक कि कौशाम्बी के विकास में आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज आप मुख्यालय से और जो मेन रोड हाईवे पर जुड़ने का काम करते हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी की बनाई हुई रोड है। अच्छा आनंद मोहन जी, आप जो है चायल और सिराथू दोनों विधानसभा की जनता से क्या अपील करें? हम अपील करेंगे कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, इसलिए समाजवादी की पार्टी के पक्ष में वोट करें और व्यापक पैमाने पर बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को हराकर अपना एमएलए बनाएं और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। चलिए सर, आज आपने हमारे टॉक में भाग लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ सिराथू विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार, आपकी चायल से भी दावेदारी है, आनंद मोहन पटेल जी थे। आनंद मोहन पटेल ने बताया कि 2027 में निश्चित तौर पर जो है 2024 जैसी सफलता समाजवादी पार्टी को मिलेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने कहा आज कानून व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार हो, वो चरम पर है, तो भारतीय जनता पार्टी जुमलेवादी पार्टी है। यहाँ तक कि वर्तमान विधायक कौशाम्बी सिराथू की जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल, उन्होंने भी अपने पद के साथ न्याय नहीं किया है। अखिलेश यादव के हर बात का जो है पालन करेंगे आनंद मोहन जी। मैं फिर आपकी मुलाकात आनंद मोहन पटेल जी से मिलाऊंगा, पूरा कराऊंगा। तब तक देखते रहिए एमटी टॉक शो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।